अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज ताहा खान एंड आप मुझे देख रहे हैं हमारे वेरी ओन न्यू चैनल पे जिसका नाम है मौके पे चौका। एंड मेरे साथ एक, जैसे आपने इंट्रो में देखा है, कि एक और क्रिकेट फैनेटिक। वैसे कहा जाता है, पढ़ाई में तो कहा जाता है कि कोई नर्ड है या गीक्स हैं, लेकिन क्रिकेट को जो लोग फॉलो करते हैं, जो पैशनेट होते हैं, उनके लिए हमने सोचा कि एक फैनेटिक का ही वर्ड होता है जो हमने इंट्रो में भी यूज किया। तो मेरे साथ हैं एक और क्रिकेट फैनेटिक जो कि मेरी तरह क्रिकेट को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, शायद मुझसे भी पहले से फॉलो कर रहे हैं। उम्र में मुझसे ये 1 साल छोटे हैं, लेकिन इनके मुताबिक इनको मुझसे ज्यादा क्रिकेट का पता है। तो ये मेरे एनालिसिस को कुछ खास तवज्जो नहीं देते, क्योंकि ये कहते हैं कि तुम सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट देखते हो और मैं ओवरऑल क्रिकेट देखता हूँ। तो और जोकिंग की बात ठीक है, क्योंकि ये प्रदेश में रहते हैं तो ऑब्वियसली इनको और वहाँ की ये जो टॉप टियर क्रिकेट है वहाँ वो फॉलो कर रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू मेरे साथ हैं ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से, मेरा बड़ा जिगरी दोस्त और मेरा सबसे अच्छा दोस्त शहरोज जमान। तो हम वेलकम करते हैं शहरोज को इस शो पे। शहरोज, अब आप मुस्कुरा रहे पहल हैं, लेकिन अपना तारुफ ही करा दें। हाँ, वो नहीं, वो आपने बहुत अच्छा करवा दिया। पहले तो मैं आपको वालेकुम अस्सलाम कहूँगा और सबको, आपके देखने वालों को। और आज हम मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान टीम के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मैं और आप दोनों उसको काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं, कम से कम पाकिस्तानी टीम को। बाकी जो लीग्स हैं हमने वो भी फॉलो किए हैं, पीएसएल से लेके, मतलब आपने आईपीएल भी आपने थोड़ा बहुत देखा ही है, इतना नहीं देखा पर थोड़ा बहुत देखा है। मैंने तो क्रिकेट इंशाल्लाह फीवर आज में हम आईपीएल देखा है, उसके अलावा मैंने नहीं देखा जो हाँ, आपने क्रिकेट फीवर क्रिकेट फीवर। नेटफ्लिक्स। लेकिन मुझे मजा आया अच्छा, वो हाँ, यस, डॉक्यूमेंट्री। यस, वो डॉक्यूमेंट्री यस, देख यस, के वो बाकी वो नहीं। रिकमेंड जी जी। बहुत अच्छी थी वो डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि उसके अंदर इनसाइड, मतलब वो मुंबई का दिखाते हैं कि उधर क्रिकेट खेली कैसे जाती है, बिल्कुल। या वो अपने क्रिकेट को रिलीजन की तरह क्यों मानते हैं, वो कैसे पैशनेट है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को भी हमारी क्रिकेट को वही स्टेटस दिया जाता है, नो डाउट, क्योंकि और जो हमारी स्पोर्ट्स हैं वो वैसी कमर्शियली भी और फाइनेंशियली भी डेड हो चुकी हैं तकरीबन। तो हमारी दुआ है कि बाकी स्पोर्ट्स भी क्रिकेट की तरह आएँ, ताकि जो यंग बच्चे हैं, जैसे मैं बचपन में स्क्वॉश भी खेला करता था, मुझे शौक थी, पर बीच में छोड़ दी क्योंकि मुझे पता था यार फ्यूचर नहीं है इसका। चलो क्रिकेट खेल ली। उसमें भी सब कहते थे भाई आपका पैशन है तो इसको कभी प्रोफेशन नहीं बनाना आपने। तो पर उसके अंदर दिखाया जाता है कि कैसे एक बाप अपने बेटे को, छोटे बेटे को जाके स्टेडियम्स के अंदर लेके जा रहा है, उसको बिल्कुल। खिलाने लेके जा रहा है। जी। तो मुझे लगता है, अगर खैर ये बात तो, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हाँ। पाकिस्तान टीम की ब्रांडिंग है, इसको हम जी बाद जी। में टच करेंगे। क्रिकेट जो अभी फीवर पे हम मेन टॉपिक है। सेपरेट एक सेशन जरूर रखेंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने बेसिकली रिलेट किया है क्रिकेट को एक प्रॉपर एक प्रोफेशन के तौर पे, कैसे पैशनेट लोग फ्रॉम द ग्रास रूट टिल दी नेशनल कलर्स और टिल दी फ्रेंचाइज लेवल कैसे एक प्लेयर को ग्रूम किया जाता है। तो जरूर इस पे बात होगी आज हमारा, क्योंकि स्पेसिफिक एजेंडा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की स्क्वाड सिलेक्शन फॉर द आईसीसी वर्ल्ड T20 है, तो उस पर ज्यादा बात होगी। और चूंकि ये सबसे हॉट टॉपिक है आजकल, और शरोज मेरी माने तो आजकल हर बच्चा बच्चा स्क्वाड पे बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे लग रहा है कि हर किसी को T20 टीम के बारे में इतना पता है कि वो अपने एक्सपर्ट एनालिसिस दे देता है। और स्पेशली इसका मैं क्रेडिट देता हूँ अपनी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, न्यूजीलैंड की टीम को और इंग्लैंड की टीम को, जिन्होंने रिसेंटली टूर कैंसिल किया और उसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट थोड़ी सी यूनाइट हो गई। ठीक है, हम खबरों में हमारी अच्छा। क्रिकेट वैसे भी मौजूद थी, हाँ, लेकिन इसके बाद ये हुआ कि लोग, हर कोई क्रिकेट पे बात करना शुरू हो गया और हर कोई इस बात पे एम्फेसिस सब हर किसी का था कि कैसे अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव किया जा सके, ताकि जो वर्ल्ड की जो बाकी टीम्स हैं वो भी हमें फॉलो करना शुरू कर दें। तो इसलिए सब, हर किसी को था कि परफेक्ट स्क्वाड सिलेक्ट बिल्कुल, करेंगे। आपका क्योंकि इसमें क्या ख्याल सबसे है? बड़ा फ़ायदा नेशनल T20 का ये हुआ है, पीएसएल होता है उसका फ़ायदा, मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि आप छोटे टाइम के लिए आप पीएसएल करवा दें। पर मुझे लगता था उसका फ़ायदा इसलिए नहीं होना था क्योंकि आपके साथ शायद फ़ॉरेन प्लेयर्स ज़्यादा अच्छी कंट्री के कुछ ना भी आते, पर आपके पास ज़िम्बाब्वे के आ जाते, श्रीलंकन्स आ जाते, बांग्लादेश से आप उठा लेते अपनी फ्रेंचाइज़ीज़, क्योंकि ज़्यादातर तो आईपीएल खेलने में बिज़ी हैं। पर उससे फिर ये होता, हमें अपने प्लेयर्स का पोटेंशियल कभी पता ना चल पाता कि बिल्कुल। हमारे अपने, अब देखें नेशनल T20 आप देख रहे हैं, इसके अंदर 4 ओवरों में शाहीन अफरीदी को भी 48 रन्स पड़े हैं, 48 रन उन्होंने भी खाए हैं बिना किसी विकेट लिए। तो उससे तकरीबन आपको पता चल रहा है, शाहीन को खुद पता चल रहा है कि यार मैं लैग
किस किस जगह के ऊपर करूँ। तो ये पीसीबी ने अच्छा करवाया कि ये छोटे 10-15 दिनों का ये जो टूर्नामेंट करवाया है, हमें पता चल रहा है कि यार शायद शोएब मलिक जो कैरेबियन की पिचेस पे नहीं परफॉर्म कर रहे थे, आज कल 2 मैचेस मैंने उनके देखे हैं, बड़ा अच्छा खेले हैं वो। बिल्कुल। तो और जिनकी वीकनेस थी कुछ हमारे प्लेयर्स की, जैसे खुशदिल शाह हो गए और शादाब ने भी अपने आप को ऊपर प्रमोट करने की कोशिश की, पर हमें पता चल गया है कि ही इज़ नॉट अप टू द मार्क येट। मतलब डोमेस्टिक में भी नहीं और इंटरनेशनल में तो खैर कोई बात ही नहीं है कि वो कैसी बैटिंग करेंगे, वो तो हमें नज़र आ रहा है। पर काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट ये जो पीसीबी ने करवाया, इससे बहुत पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ और स्क्वाड के अंदर फ़ायदा ही होगा हमें आगे चल के। बिल्कुल आपकी बात सही है कि एम्पल ऑफ चांसेस हैं हर टीम के लिए। हर टीम मेरे ख्याल से गालिबन 10 मैच खेल रही है, तो बड़ा अच्छा, एक अच्छी प्रैक्टिस से ज्यादा एक आपको एक वो मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आप अपने आप को टेस्ट कर सकें। वरना फिर ये था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान के करंट स्क्वाड के प्लेयर्स हैं वो T20 मैचेस खेलते, इंग्लैंड के खिलाफ खेलते और उसके बाद दे वर डायरेक्ट इनटू द वर्ल्ड कप। तो ये जो बिल्कुल, मैचेस हैं इस हद तक लोग कहते हैं कि जी चीफ सेलेक्टर ने कहा है कि आपके ट्रायल मैचेस नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के मैचेस हैं, लेकिन आपको भी पता है इट इज नॉट बिटवीन यू एंड मी, द होल बिल्कुल, वर्ल्ड नोस कि इसकी बेसिस पे हमारी 10 अक्टूबर की टीम सेलेक्ट होगी। तो हम बिल्कुल। अगले टॉपिक पे जो स्क्वाड सिलेक्शन से हमारा सब टॉपिक रिलेटेड है उसकी तरफ ये जरूर जाएंगे कि शरूस इमिडिएटली आपको क्या बैटिंग में वीक लिंक नजर आ रहा है जिसको आप समझते हैं कि ये एक प्लेयर है, इसको फौरन रिप्लेस होना चाहिए। यार किसी भी प्लेयर के अगेंस्ट तो वैसे हम नहीं है, जाहिर बात है, मैं हम तो खुद दुआ करते हैं कि जो जोन से भी प्लेयर सेलेक्ट हुए वो परफॉर्म करें। जैसे मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर खुशदिल शाह, जैसे मैंने आपको कन्वे किया था कि यार मुझे लगता है कि ये बंदा कुछ करेगा। पर अब देखिए काफी मैचेस मिल चुके हैं खुशदिल शाह को भी और आजम खान को भी। आजम खान को मैं इसलिए ब्लेम नहीं करूंगा, काफी यंग है, थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया हुआ है उन्होंने, टैलेंट उसमें है, पर थोड़ा-सा उसको मतलब अभी मैच्योर होने की ज़रूरत है आज़म खान एक्सपोजर को। की जरूरत है। तो एक्सपोज़र की ज़रूरत है, क्योंकि ये सीपीएल है नहीं जिसके अंदर आपने 2 छक्के मारे और आप आउट होके वापस आ गए तो कुछ नहीं होगा। दिस इज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना, वो जो नंबर आपने लगाया हुआ है, वो स्टार आपने आप पहना है अपने चेस्ट के ऊपर, उसको आपने वैल्यू भी देनी है कुछ। तो वो वैल्यू कैसे आती है वो हम देखते हैं हमारी क्रिकेट में, मतलब ताबिश खान थे, इतनी मेहनत करके आए, पर ठीक है वो वैसा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए, पर एक उन्होंने बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद के बाद वो उनको स्टार मिला। तो ख़ैर टी20 स्क्वाड के ऊपर जहाँ तक मुझे लगता है कि खुशदिल शाह आपको वीक लिंक नज़र आए हैं। पहले शोएब मकसूद भी लग रहे थे, पर उनसे मुझे उम्मीदें थी, तो वो परफ़ॉर्म भी किया है काफ़ी हद तक, जितना वो कर सकते थे। पर खुशदिल शाह और आज़म खान एक ऐसे प्लेयर हैं, जिनके आई गेस आपको भी पता होगा कि रिप्लेसमेंट इस टी20 नेशनल टी20 में नज़र भी आए होंगे, इसके अंदर। बिल्कुल। तो उसके अंदर मैं आपसे पूछूँगा कि अब मुझे लगता है कि जैसे शोएब मलिक एक अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, एक तो उनका लास्ट वर्ल्ड कप है, हो सकता है कि वो मतलब 110% अपना दें उस इस वर्ल्ड कप के अंदर। और आज़म की जगह थोड़ी-सी इसलिए डाइसी है, आसिफ अली तो हमारे स्क्वाड में हैं भी और उन्होंने सिलेक्शन आई गेस अपनी जितना उनका पोटेंशियल और जितना पाकिस्तान टीम को आई गेस चाहिए, तो उन्होंने दिखाया है। पर आज़म खान की जगह अगर आप हैदर अली को लाते हैं, तो वो ओपनर है, ठीक है? मेरे ख्याल से शेरोज आप एक पॉइंट यहाँ पे मिस तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये प्री रिक्विजिट है सिलेक्शन का तो आजम को कहा गया है कि ये हमारे रिजर्व विकेट कीपर है, जिसमें हमारे बड़े बहुत लेजेंड स्टार हैं राशिद लतीफ। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि आजम को वो कहते हैं कि एज ए बैट्समैन आप सेलेक्ट करें तो ठीक है, लेकिन ये उन्होंने T20 नेशनल T20 से पहले कहा था। अब तो वो उनकी बैटिंग फॉर्म जो उनके स्कोर्स चल रहे हैं वो थोड़ा जस्टिफाई नहीं कर रहे उनकी सिलेक्शन। लेकिन अगर आपने रिजर्व विकेट कीपर को रिप्लेस करना है तो ऑब्वियसली उसकी जगह कोई रिजर्व विकेट कीपर आएगा। अब आप नेशनल बिल्कुल, T20 की टीम्स देख लें, जीशान अशरफ अपने पोटेंशियल पे लिव अप नहीं कर रहे, ठीक है, और अभी वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से तो उनको पाकिस्तान की तरफ से अभी तक खेलने का मौका नहीं मिला। एग्ज़ैक्टली। देन आप रिजवान आपके नंबर 1 विकेट कीपर हैं, वो आपके स्क्वाड के अंदर है। मूविंग ऑन रुहेल नजीर, वो T20 क्रिकेट में स्लॉग करने का आई गेस हाई स्ट्राइक रेट का की रेपुटेशन नहीं रखते। मूविंग ऑन आपके पास साउदर्न पंजाब में आजम है जो अभी स्क्वाड में अभी तक है, फ्यूचर में रहते हैं कि इसका नहीं पता। बलूचिस्तान में आपके पास बिस्मिल्लाह खान है, उनका भी अभी तक क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं खेले तो मुश्किल है। तो मैं डायरेक्टली अपने पॉइंट पे आता हूँ कि फिर आप हमें लगेगा कि हमारे साबिक कप्तान सरफराज अहमद ऑटोमेटिक सिलेक्शन होंगे। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? दो वो आजम की तरह छक्के मारने के लिए मशहूर नहीं है,
लेकिन विकेट कीपिंग वाला एलिमेंट उनका विकेट कीपर फॉर अनदर विकेट कीपर, ये जरूर हो सकता है। आपको क्या लगता है? यार उसके लिए मुझे लगता है अगर आप कहा देखो तो आपको नेशनल टी20 से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा और आपको इंटरनेशनल अपनी टीम देखनी पड़ेगी कि आप compete किससे कर रहे हो। एट द एंड आपने बलूचिस्तान, क्वेटा या पंजाब इनसे compete नहीं करना। नो डाउट सरफराज अहमद बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पर जो उनको नंबर पाकिस्तान टीम में दिया जाता है ना, या अगर आजम खान की जगह रिप्लेस करके सरफराज से कहा जाता है कि यार आप छठे नंबर पे आएँ और आप हमें 10 बॉलों के ऊपर 20 रन करके दें। तो आई गेस जितना हमने अरसा सरफराज को देखा है, तो ये उनकी प्राइम फॉर्म के अंदर भी उनसे ये चीज़ करवाना पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ करवाना। तो ठीक है? आपकी तो बात ठीक होगी कि उनको सरफराज ऊपर आना पड़ेगा अगर उनको उन्होंने खेलना है। थोड़ा-सा ऊपर आना पड़ेगा। जैसे आपके खेल रहे हैं पहले रिज़वान और बाबर, आपको पता है वो तो ओपन ही करेंगे क्योंकि फ़खर को भी वो नीचे आ गए थे और फ़खर की परफ़ॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि हम कहें कि हम फ़खर को अंदर लाएँ। ठीक है? तो सरफराज को ऊपर आना पड़ेगा क्योंकि जैसे आपने स्लॉगर्स भर दिए हैं पूरी टीम में, आप सोहेब मकसूद देख लें, आसिफ अली देख लें, खुशदिल शाह देख लें। अगर आप मुझे बताएँ आप इन तीनों को रखते हैं, ठीक है? आपका बाबर या रिज़वान पहले 6 ओवरों में आउट होते हैं, तो आपको इन तीनों में से 15 ओवर कौन खेल के देगा? मुझे ये लगता है कि आप सरफराज को अगर सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके रिजर्व ऑप्शन के तौर पे ही होंगे, वो डायरेक्टली टीम के अंदर नहीं आएंगे। और उसकी वजह यह है कि जब आपने रिजवान को सिलेक्ट कर लिया है तो फिर नंबर 3 पे तो सुहेब आते हैं, नंबर 4 पे आपको एक कन्वेंशनल बैट्समैन नहीं चाहिए होगा, एक आपको डाइवर्सिटी वाला बैट्समैन चाहिए होगा जो वर्सेटाइल है, जो स्लॉग भी कर सके और बैट भी कैरी कर सके। उसमें अगर आप कहते हैं तो आई वुड प्रेफर के नंबर 4 के ऊपर या तो आसिफ अली आए, और अगर अगर वो नहीं आ सकते, अगर उनसे आपने सिर्फ स्लॉग ही कराने हैं जो उनकी रेपुटेशन है, अगर उनको सिर्फ इस मकसद के लिए सिलेक्ट किया गया तो बेशक बेहतर चीफ सिलेक्टर ही जानते होंगे। तो फिर मुझे लगता है कि शोएब मलिक को आपको सिलेक्ट करके नंबर 4 पे शोएब मलिक स्लैश स्लैश इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लैश मोहम्मद हफीज। हफ़ीज़ बिल्कुल। हफ़ीज़ यस, तो अभी उनकी हमें हेल्थ का नहीं पता, अल्लाह उन्हें जल्द सेहतियाब करे, लेकिन बिल्कुल। मलिक की सिलेक्शन हफीज की फिटनेस और उनकी रिकवरी पे भी बहुत डिपेंड करती है। पर आप मलिक और हफ़ीज़ दोनों को साथ में नहीं मतलब खिलाना चाहते टीम के अंदर? फेरोज, ये कॉम्बिनेशन हमने वर्ल्ड कप में ट्राई किया था 2019 में ओडीआई के वर्ल्ड कप में। इस कॉम्बिनेशन ने हमारे लिए वो नहीं किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 2 साल बाद और अब वो अपने करियर में आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा एज सच कोई वंडर्स नहीं हुए उनकी तरफ से कि मैं कहूँ कि दोनों टीम के अंदर होंगे तो पाकिस्तान टीम बहुत अप द लैडर चली जाएगी। पर दोनों में से कोई एक देखिए होगा, और यही बात लास्ट हमारे। ईयर लास्ट ईयर आपके हफीज ने जो खेला आई गेस अगर वो सही हो जाते हैं इंशाल्लाह तो उनको तो वही नंबर मिलना चाहिए क्योंकि इस हाँ, 21 में उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी पर 2020 में जो उन्होंने दिखाया 99 अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड देन अगेंस्ट इंग्लैंड ही प्लेड वेरी वेल। तो मैं कहता हूँ हफीज को आप उधर उसी नंबर पे रखें। मलिक को जैसे अब आप देखें सेंट्रल पंजाब की टीम में भी वो नीचे आके खेल रहे हैं क्योंकि चीफ सिलेक्टर से उनकी जब बात हुई थी, हमें जो पता चला था न्यूज से ही, तो चीफ सिलेक्टर उन्हें कह रहे थे कि आपकी जगह अगर आप नीचे आके खेलते हैं, हम आपको सिलेक्ट करेंगे। पर मलिक ने कहा था कि नहीं, मैं ऊपर के नंबर में खेलना चाहता हूँ, अगर आपको याद होगा। तो बिल्कुल। देखिए मलिक ने आज आज भी 85 जो रन्स किए हैं इस मैच के अंदर हम्म। और 47 बॉल्स के ऊपर, तो मतलब आप उसने उन्हें एज़ अ स्लॉगर भी रख सकते हैं एंड और ये ना भूलें कि वो रिस्पॉन्सिबल प्लेयर भी हैं बहुत। पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, तो आपका ये कहना कैप्टेंसी है कर चुके हैं। कि मलिक को ऊपर ही खेलना चाहिए नंबर 4 के ऊपर, आप एग्री करेंगे? मलिक को मलिक को अगर आपने खिलाना है तो आप हफीज से नीचे खिलाएं एक नंबर, दैट इज इट एंड अच्छा। देन आसिफ अली। और उसके अंदर फिर मैं यही कहूंगा जो बीच में जो आप टीम बना रहे हैं उसके अंदर फिर सरफराज की वाकई में जगह नहीं बनती अगर आप मलिक को भी साथ कैरी कर रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर। अच्छा, मेरा पर्सपेक्टिव शहरोज ये है कि मैं आपसे डिसएग्री ये करूंगा कि सरफराज की तो चले नहीं बनती, वो तो हमने अग्री कर लिया उस बात पे। डिसएग्री मैं इस बात पे करूंगा कि मलिक और हफीज एक साथ नहीं होंगे। ये मैं आपको अपनी एक मतलब एक फ्यूचर प्रोडिक्शन दे रहा हूँ, दोनों में से कोई एक टीम में होगा, और हम यहाँ पे जरूर इस बात को डिस्कस करेंगे अगर मेरी बात ठीक हो जाती है। और उसमें यह कि चूंकि हफीज को जिस तरह की अभी वो है, उनकी हेल्थ का जो मामला है उसमें रिकवर होने में, फिट होने में शोएब टाइम लगता है। तो मुझे तो लग रहा है कि शोएब मलिक सेलेक्ट होने जा रहे हैं,
और वो मोहम्मद हफीज के नंबर पे बैटिंग करेंगे। इसका नुकसान थोड़ा सा ये है कि हफीज भाई जो है वो आके जरा थोड़ा सा स्लॉग भी कर लेते हैं, और उनका ये कि स्ट्राइक रोटेशन भी अच्छी है। मलिक इनिशियली आके कभी भी स्लॉग नहीं करेंगे, आपको भी पता है, वो बिल्कुल अपना टाइम बिल्कुल। लेंगे। तो मुझे तो लगता है कि नंबर 4 पे पाकिस्तान के और लिए। सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, हफीज जो बॉलिंग करते हैं ना, हमें उस हाँ, बॉलिंग की बहुत सख्त जरूरत हम पड़ेगी, दुआ करें कीपिंग हम। इन माइंड जी जी। जो हमारा स्पिनर का जो वो सेक्शन जो पाकिस्तानी टीम ने सिलेक्टर ने सेलेक्ट किया ना, वो बहुत ही मतलब या उसमें तो वर्ड उनमें से किसी क्रिएट हो जाएगा, गैप एक आ एक जाएगा। वॉइड गैप क्रिएट हो जाता है, हाँ, क्योंकि शादाब की बॉल इतनी स्पिन होते हैं हमने कभी देखी नहीं है, जाहिद सही। महमूद को इन्होंने सेलेक्ट किया नहीं है, जी जी। तो उस्मान कादिर को हमने सेलेक्ट किया नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन बच बचा के रह जाती है हफीज की। जी जी। ठीक है, वो स्पिनर्स को भी हम इंशाल्लाह सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अच्छा, नंबर 4 तक तो हमारी बात होगी। नंबर 3 पे सुहेब मकसूद है, हमें पता है कि वो अच्छा खेल रहे हैं और इंशाल्लाह वो ठीक है, सिलेक्ट होंगे, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दुबई, अबू धाबी में भी और शारजा में भी इसी तरह परफॉर्म करेंगे। अच्छा, उसके बाद इंशाल्लाह। मैं ये आपसे डिस्कस करना चाहता था कि आसिफ अली भी हमें लग रहा है कि स्क्वाड में रिटेन होंगे। तो नंबर 5 पे या तो आसिफ अली आएंगे, या अगर हमने थोड़ा सा ये है कि अगर एक एक बैट्समैन से बैट कैरी कराना है और अभी हमें स्लॉग की इतना जरूरत नहीं है, वो थोड़ा हम 16th या 15th ओवर के बाद जाके देखें, तो हम आसिफ अली को एक नंबर और नीचे कर सकते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नंबर 5 पे आके इमाद वसीम या नवाज में से कोई बैटिंग करे। आप मुझे बताएं, अभी नवाज है स्क्वाड के अंदर? आई गेस नवाज स्क्वाड के अंदर नहीं है जहां तक मुझे लगता है, पर अच्छा कंफर्म नहीं है, मैं चेक कर अच्छा। लेता हूँ, मैं हाँ, भूल वो गया आप तब तक चेक क्योंकि कर लें। लेकिन आपको ये कैसा आइडिया लगता है कि आसिफ से ऊपर हमारे इमाद वसीम खेलें, क्योंकि वो सीपीएल में भी यार अच्छी बैटिंग करते हैं। नो डाउट इमाद वसीम ने सीपीएल के अंदर बहुत अच्छी बैटिंग की है, पर अगर आपने टीम के अंदर आसिफ अली को रखा है, तो फिर आसिफ अली के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है कि आप इमाम को ऊपर भेज दें। सॉरी, फिर क्योंकि इमाद को। अगर आप हाँ। सॉरी इमाद को आप ऊपर, सॉरी मैं वो दरअसल स्क्वाड में देख रहा हूँ कि उसके अंदर नवाज हैं कि नहीं है। तो आसिफ अली, शोएब मकसूद, हाँ मोहम्मद नवाज सेलेक्ट हुए और उनकी बैटिंग फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है मोहम्मद नवाज की। उसमें भी शेरोज ये है कि या तो नवाज खेलेंगे या इमाद खेलेंगे, ये भी आपको पता है। ऑल्दो हाँ इमाद यस। ने एक नया कैरम बॉल अपनी बॉलिंग में एक वेरिएशन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप जो टीम मैनेजमेंट है, जो ऑन टूर टीम मैनेजमेंट है और सिलेक्शन कमेटी है, वो इमाद को प्रेफर करती है, नवाज को प्रेफर करती है। नवाज बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि शायद आसिफ से पहले नवाज आए या इमाद आए, क्योंकि आसिफ से आप देखिए, जब आपने एक्सेलरेट करना है। देखिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने आसिफ को दोबारा सिर्फ 6 बॉलें 8 बॉलें 10 बॉलें ही देनी है, और वो बंदा अगर एक छक्का मारता है और आउट हो जाता है, तो फिर आप उसको मतलब जितना हम उसको क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं ना, फिर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म बनता नहीं है। तो क्या ठीक है, शेरोज ग्लेन मैक्सवेल भी यही काम करते हैं? आप इस्लामाबाद में पीएसएल में नहीं, नहीं पीएसएल में अगर आप उसका नहीं नहीं इंटरव्यू नहीं, मैं देखें बीएसएल की बात नहीं कर और रहा, मैं कह रहा हूँ क्या ग्लेन मैक्सवेल भी अक्रॉस द वर्ल्ड जितने फ्रेंचाइजीज में खेलते हैं, क्या वो भी 6 से 8 बॉलों के लिए होते हैं, या वो बैट कैरी करते हैं? क्योंकि मैं यार आसिफ अब को ग्लेन मैक्सवेल के रूप में देखना चाह रहा था बेसिकली। यार अगर आप ऑस्ट्रेलिया में भी देख लें और आप आईपीएल में भी देख लें, तो ग्लेन मैक्सवेल आपको पता है एबी डिविलियर से भी ऊपर आ रहे हैं। अच्छा। कोहली आउट होता है, ग्लेन मैक्सवेल आता है। उस दिन ग्लेन मैक्सवेल ऊपर आया और उसने 37 बॉलों पे 57 किया जब आरसीबी बहुत फंसी हुई थी, और वो मैच सही है। आरसीबी जीत गई। फंसी सही हुई है। विकेट थी पर ग्लेन मैक्सवेल ने, तो अगर आप सिर्फ एक टैग ही दे दें कि यार नहीं आपने 10 बॉलें खेलनी है, देखिए 6 बॉलें 7 बॉलें जो खेलने वाले प्लेयर्स हैं वो इमाम है, सॉरी इमाद है, इमाद वसीम है या आपके मोहम्मद नवाज है, क्योंकि वो ऑलराउंडर्स हैं। जो आसिफ अली है वो एक प्रॉपर बैट्समैन है, वो हमेशा से यही कहता हुआ आया है कि यार मैं पीएसएल में क्यों परफॉर्म करता हूँ, मैं पीएसएल में इसलिए परफॉर्म करता हूँ, मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत बैक करती है। ऑल्दो मैंने बहुत सारे ऐसे मैचेस देखे हैं जिसके अंदर आपको भी याद होगा, एक दफा बाबर आजम भी बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए थे आसिफ अली से, क्योंकि वो अभी 2 बॉलिंग हुई थी, टीम आउट हो चुकी थी, नीचे गिर चुकी थी, और आसिफ अली ने दोबारा अपना रैश शॉट मारा और वो मिड ऑन के ऊपर कैच दे दिया, और बाबर आजम ने अपना बैट लिटरली नीचे फेंक दिया था कि इसने किया क्या है इसने। तो उनको भी थोड़ा, अब खैर अब तक तो उन्हें सेंस आ चुकी होगी, क्योंकि वो बाहर हुए और फिर अब अंदर आए हैं, क्योंकि उनके पास यही वर्ल्ड कप का मौका है, इसके बाद तो बहुत सारी और चेंजेस हो जाएंगी और शायद उनका जगह हाँ, बने भी ना मैं इसके मैं ये बाद। बात इसलिए कर रहा था शहरोज के सेंट्रल पंजाब
सॉरी नॉर्दर्न की तरफ से आसिफ अली खेल रहे हैं आजकल। और अभी एक रिसेंट मैच में कप्तान शादाब खान ने आसिफ अली को बहुत लेट भेजा। उनसे पहले उन्होंने किसी और बैट्समैन को भेजते रहे वो। उसमें स्टार्ट में तो नासिर नवाज आए, फिर उनके साथ मेरे ख्याल से जो दूसरे ओपनर थे, फिर उसके बाद हैदर अली आए, शादाब ने खुद ऊपर खेला, एंड इसमें इमाद को उन्होंने ऊपर भेजा। हाँ, ये मैं आपको कहना चाहता था कि इमाद इस आसिफ से पहले आए। वो मैंने नॉर्दर्न के मैच में देखा, तो मुझे था कि शायद पता नहीं है बाबर आजम या टूर सिलेक्शन कमेटी की क्या पॉलिसी हो कि वो आसिफ को ऊपर खिलाएंगे, लेकिन एक जो आसिफ के नॉर्दर्न के कैप्टन है वो तो उनको नीचे खिला रहे हैं। और बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो आसिफ नीचे आए जरूर, लेकिन वो फिर वही उनका ये अच्छा, काम था कि तेज उन्होंने खेलना था और उसमें वो फिर आउट भी हो गए थे। बिल्कुल देखिए, आसिफ अली तो चले स्क्वाड के अंदर सेलेक्ट हैं, वो सिलेक्टेड हैं, तो वो तो उनको शायद मुश्किल ही बाहर करेंगे। इनकी हम्म, पोजीशन मेरा ख्याल है कि टीम की सूरत-ए-हाल देखते हुए ही मतलब डिसाइड करनी चाहिए कि आसिफ अली के पास यार अगर 2 ओवर हैं, तो अगर हमारी टीम आउट हो रही है तो थोड़ा तो बेशक रोक के रखो, क्योंकि आपको पता है इमाद वसीम सिर्फ स्लॉगर नहीं है, वो शायद बैट कैरी भी कर सकते हैं। आपको अफ़गानिस्तान का मैच याद है, बड़ी मुश्किल सिचुएशन में उन्होंने हमें निकाला था जी उस मैच जी से। जी 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 तो जी। अगर आपको लगे कि यार आपकी 2-3 विकेटें ऊपर की जल्दी गिरी हैं, थोड़ा मैच को रोकना है, क्योंकि आसिफ अली को तो बस वो है कि उसने खुल के खेलना है, वो नहीं रोकेगा बॉलें ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए इमाद चलिए, रोक हम सकते हैं। अगर अग्री कर लेते हैं आपसे कि फिफ्थ पे आसिफ अली आ गए, सिक्स पे पर सॉरी आप थोड़ा-सा नीचे जल्दी आ गए हो। मैंने सिर्फ ये पूछना था कि आपने शर्जील के ऊपर बात नहीं की, हाँ, मैं शर्जील पे क्योंकि आऊंगा। अभी मैं ओपनर्स पे अच्छा वो इसलिए बाद नहीं में आया, आएँगे। वो ओपनर्स पे मैं इसलिए नहीं आया कि हमें पता है कि हमारे बड़े स्टैब्लिश्ड ओपनर्स हैं रिजवान और बाबर, तो मैं हुँ, उन पे आऊंगा हुँ, क्योंकि शर्जील और फखर पे मैं एज रिजर्व जरूर बात करूंगा। अभी मैं उस ठीक वो है। प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ कि जिनको टीम के अंदर सिलेक्ट होना है, मतलब उनकी जगह अभी सीमेंट हुई भी है, लेकिन वो हुँ, इस नंबर पे खेलेंगे, मैं बेसिकली वो बात कर रहा ठीक हूँ। है, तो ठीक है, फिफ्थ पे ठीक है, अगर हम आसिफ अली को ले आए और सिक्स पे ठीक है। इमाद आ गए या नवाज आ गए, तो सेवेंथ पे शादाब आ जाएंगे। हुँ, ऐसे ही। अच्छा, ठीक है, फिर आपके पास चार प्लेयर्स रह गए। अब इन चार प्लेयर्स में ठीक है। वुड यू प्रेफर एन ऑलराउंडर एट नंबर 8, यार और वुड यू प्रेफर अ यार स्पेशलिस्ट नम स्पिनर? ठीक है, ये नहीं, दो होंगे आपके पास देखिए ऑप्शंस। पाकिस्तान के अंदर आपके सईद अजमल के बाद आपके पास कोई बड़ा स्पिनर आया नहीं है। सही। उस्मान कादिर अभी सॉरी कौन? मैं मैं मैंने वो कहा स्पिनर की बात कर रहा था। नहीं। सईद अजमल के बाद हाँ, आपके पास नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ स्पिनर कोई ठीक है, आप आया सही नहीं कह है। रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, स्पिनर कोई आया नहीं है, बाकी फास्ट बॉलर्स तो हम अच्छे प्रोड्यूस करते ही रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के, बस स्पिनर आपके पास सईद अजमल के बाद एक ऐसा गैप वो क्रिएट हुआ है, कोई आया नहीं। शादाब भी इतने इम्प्रेसिव नहीं लगते जब वो उनकी बॉल स्पिन नहीं हो रही होती, और जाहिद महमूद को टाइम नहीं हुआ, उनको टाइम चाहिए थोड़ा। उस्मान कादिर थोड़े यंग हैं, उनकी काफ़ी फुल टॉसेस निकलती हैं, तो मुझे लगता है इनमें से जो सिलेक्टेड प्लेयर है, एक प्लेयर मोहम्मद वसीम है, जो मुझे बहुत मतलब एक उस बंदे में ना गट्स लगते हैं मुझे। वो चाहे सही पीएसएल में खेलता है या सही है। वो बलूचिस्तान की टीम से खेलता है, वो बैटिंग बहुत अच्छी करते तो हैं, यानी आप मोहम्मद वसीम। ऑलराउंडर प्रेफर कर रहे हैं और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, राइट? हाँ, बिल्कुल यस, क्योंकि आपके पास चॉइस वही है ना, अगर आपने इमाद और नवाज़ में से एक खिलाना है और आपको अच्छा, कोई और लेकिन मोहम्मद शेरोज ये भी हो वसीम की सकता है। बॉलिंग भी अच्छी है। हाँ, वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये भी हो सकता है कि पिच की कंडीशन को देखते हुए अगर पिच ऑन द स्लोअर साइड है और स्पिनिंग विकेट है, तो शायद हम एक्स्ट्रा स्पिनर खिला रहे हैं और हम इमाद और नवाज दोनों को खिला लें। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप इमाद, नवाज़, शादाब एंड देन हफीज़ हाँ, हम ये मतलब चार स्पिनर्स के साथ एंड देन चलें। मलिक एज़ वेल, अगर आप मलिक को भी टीम में रखते हैं तो तो मलिक एज़ वेल। मैं आपको केस स्टडी के तौर पे इंडिया की टीम बताऊंगा, मैं बांग्लादेश की टीम बताऊंगा, मैं अफगानिस्तान की, वो भी ज्यादा पर स्पिन पे पर फोकस करेंगे। ठीक है, पर देखें, जो इंडिया की टीम है, उसमें से वो 5 स्पिनर खिलाएँगे नहीं, जो उनकी टीम लेकिन जो चलिए बनी हुई उनके है। आप पार्ट देखें, टाइम तो क्योंकि होंगे, पार्ट टाइम तो होंगे। उन्होंने अश्विन को उन्होंने सेलेक्ट किया, मुझे लगता है अश्विन को इसलिए भी सेलेक्ट कर लिया कि वो टीम को प्रैक्टिस करवाएँ, क्योंकि वो तो 2 साल में हमें टी20 के अंदर नज़र ही नहीं आया अश्विन कहीं भी। और सही उन्होंने उनको आईपीएल में भी 4 ओवरों में 41 रन्स भी उनको पड़ गए। सही तो है। मतलब उन्हें स्ट्रैटेजिकली उन्हें बहुत अच्छा सोचा इंडिया ने कि यार 5 स्पिनर हमने डाले हैं, पर हमने तो इतने स्पिनर डाले नहीं है ना, और आपके कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर होते तो आप वो उधर घुसा भी देते। अगर हम्म, आप अगर आप वसीम को निकालते हैं तो आप नंबर 8 पे किसको खिलाएँगे? उस्मान कादिर, नहीं, क्योंकि उस्मान उस्मान कादिर कादिर तो तो इतने अभी रिजर्व उसमें है,
मेरा ये प्लान है कि आप अगर इमाद को खिलाते हैं और वसीम को अगर नहीं खिलाते, आप एज चौथे फास्ट बॉलर को नहीं खिलाते, तो आप नवाज को डाल सकते हैं। अच्छा, अगर आपने नवाज को नहीं डाला, वसीम को डाल दिया, तो उसके बाद तो फिर आपके फास्ट बॉलर्स ही आएंगे 3 जो जेन्युइन आपके फास्ट लिए। बॉलर। तो नहीं, नहीं, ये फिर ये ना भूलें आपके पास हसन अली भी आपके ऑलराउंडर ही हैं। हाँ, तो आप नंबर 8 पे वैसे उनको भी खिला सकते हैं अगर आपको कोई स्पेशल ऐसा नहीं, बॉलर तो ही चाहिए। मैं हसन अली को बॉलिंग ऑलराउंडर में गिन रहा हूँ, और मैं वो 3 फास्ट बॉलर्स में उनको शामिल कर रहा था। मतलब कि अगर हारिस रऊफ हो, सॉरी शाहीन अफरीदी हो, हसन अली तो होंगे, तो तीसरा हमें देखना होगा कि या तो हारिस रऊफ सिलेक्ट होंगे या शाहनवाज धानी, अगर वो आ जाते हैं। अभी अभी हमने उन पे बात नहीं की, लेकिन शायद अगर वो आ जाते हैं हसनैन की जगह, तो हारिस रऊफ और धानी में से कोई एक सिलेक्ट होगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता है शरोज के हम 5 फास्ट बॉलर्स रख रहे हो, क्या मतलब हम यस। की जगह हसन अली ला रहे हो। हसन अली अपनी पोजीशन पे खेलेंगे क्योंकि वो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आते हैं। वसीम भी हुँ, बॉलिंग ऑलराउंडर होंगे, लेकिन वो मतलब उनकी बैटिंग और हसन की बैटिंग में ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि वसीम की बैटिंग थोड़ी हम उस पर ज्यादा ट्रस्ट कर सकेंगे, क्योंकि वो टेक्निकली सही है। टेक्निकली जरा सही है। तो इवन दो हुँ, वो भी मिड ऑन पे प्रेफर करते हैं और वो शफल करके उधर ही मारने हुँ, रहते हैं, लेकिन एक अभी तक उन्होंने अच्छी बैटिंग की है। तो ये तो बेट अबाउट द सेलेक्टेड टीम या जो प्लेइंग 11 की बात होगी। तो एंड पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अभी तो देखें हमारा ओपनिंग का स्लॉट खाली नहीं है, लेकिन हुँ, अगर किसी मैच में हमारी बैटिंग फेल हो रही हो, ये जो मिडिल ऑर्डर की हमने बात की और हमने थोड़ी सी इनोवेशन की और हमने कहा कि हमारे कप्तान नंबर 3 पे आ जाएं, तो उसमें फिर आपको एक स्पेशलिस्ट ओपनर चाहिए होगा जो कि आप कैरी कर रहे होंगे हुँ, स्क्वाड में। तो ये हुँ, हमें पता है। चले हमने इमाद नवाज की बात की, हमने मलिक हफीज की बात की, हमने रिजवान सरफराज की बात की। अभी जो 2 लोग हैं जिनमें से एक आएगा जो कंटेंशन में है स्पेशलिस्ट ओपनर की, वो है फखर जमान या शर्जील खान। फखर जमान ने हुँ, मैच मैच में तो बहुत अच्छा खेला, 47 जब उन्होंने बनाए, तेज बनाए उन्होंने, हसनैन पे बहुत स्कोर किया। एंड सेकेंडली उन्होंने मैं देख रहा था जाहिद महमूद पे बड़ा अटैक किया। लेकिन वो शर्जील की तरह कंसिस्टेंटली रन्स नहीं बना रहे। तो आपको क्या लगता है कि बिल्कुल वो एज एग्ज़ैक्टली। ले जाएंगे शर्जील के ऊपर अपनी फिटनेस और फील्डिंग का, या शर्जील उन पे एज ले जाएंगे अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का? और आप अगर हम मैं आपको स्टार्ट्स भी दिखाता हूँ, डिटेल में तो स्टार्ट्स पे हम बाद में बात करेंगे कि हम नेशनल टी20 की जो परफॉर्मेंसेस डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन मैं स्टार्ट्स आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आज तक शर्जील ने जितने रन बनाए वो टॉप कंटेंडर्स में आ रहे हैं। तो ये आपको स्टार्ट्स नजर आ रहे हैं और इसमें शर्जील खान आपको नंबर हुँ, 4 पे नजर आ रहे हैं। 176 हुँ, रन वो अभी बिल्कुल, तक बना चुके हैं। ठीक बिल्कुल। है, डिस्पाइट उन्होंने रैश शॉट्स खेल के आउट हुए, लेकिन अभी तक वो कंटेंशन में है स्पेशलिस्ट ओपनर की सिलेक्शन में। तो हुँ। इन दोनों के बारे में आपका क्या ख्याल है, शर्जील खान एंड फखर जमान? ये शर्जील खान एक तो बैरियर हो देखिए शर्जील खान की परफ़ॉर्मेंस के ऊपर कोई मसला नहीं है, परफ़ॉर्मेंस तो वो फ़खर से अच्छी कर रहे हैं, अगर मैं सिर्फ़ परफ़ॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ। क्योंकि फ़खर को मैंने देखा है नेशनल टी20 में भी वो स्पिनर्स के हाथों फँस रहे हैं। वो फिर वही अपनी वो क्या कहते हैं जो जो उन्होंने चैंपियन ट्रॉफ़ी उन्होंने हमें जिताया, बड़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए, पर वो जो जो वो शॉट्स जिनमें वो कामयाब हुए थे अश्विन को मारने में जो और जडेजा को जो उन्होंने छक्के मारे थे मतलब मिड ऑन वगैरह के ऊपर, तो वो अब दोबारा वही आप देखें स्लैश करते हैं, पर स्पिनर को पता होता है वो टॉप स्पिन फेंकता है, बॉल थोड़ी-सी ऊपर उछलती है और वो कैच आउट होके चले जाते हैं। इनको मैंने 2-3 दफ़ा देखा है। चाहे उसके अंदर आप देख लें 2019 के वर्ल्ड कप में मुजीबुर रहमान ने इनको पहली बॉल पे आउट कर दिया था। तो उन पिचेज़ के ऊपर जाके फ़खर के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है क्योंकि आपको ऐसे स्पिनर्स नहीं मिलेंगे, आपको अश्विन, जडेजा और आपको राशिद खान, मुजीबुर रहमान आप और ऐसे वो सोडी इन मिचेल स्पिनर्स को सैंटनर। खेलना है। मिचेल सेटनर और वो सोडी भी है उनके पास, तो आपको इन स्पिनर्स के साथ मुकाबला करना है, तो फ़खर का केस उस वजह से वीक हो जाता है। अगर हाँ, फ़ास्ट बॉलिंग से देखा जाए तो वो खेल लेंगे, उनके लिए कोई मसला नहीं है, चाहे वो ऑफ भी अच्छा खेल रहे हैं आजकल, पर स्पिनर्स के अंदर फँस रहे हैं। शर्जील को मैंने नहीं देखा फँसते हुए स्पिनर्स के अंदर के साथ फ़िलहाल। पर शर्जील की एक तो 2 चीज़ें, थोड़ी-सी उसकी फ़िटनेस के ऊपर सवाल आता है कि अगर वो हमें 20 रन बना के देते हैं, तो क्या वो फ़ील्डिंग के अंदर 10 रन लीक भी करते हैं, जो कि आज़म के साथ भी प्रॉब्लम है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है रमीज़ राजा वाला केस हो सकता है क्योंकि रमीज़ राजा ने बहुत सख्ती के साथ पहले भी कहा है, उनका एक स्टांस था कि जी जिन्होंने भी कुछ किसी भी तरह किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं या उन्हें रिपोर्ट नहीं की या कुछ भी ऐसा था कि आउटसाइड द फील्ड उन्होंने कुछ किया है, तो उनको पाकिस्तान
टीम के करीब भी नहीं आना चाहिए। तो रमीज़ राजा अगर डायरेक्ट इंटरफेरेंस ना करें तो मुझे लगता है कि शर्जील की बनती है जगह पाकिस्तान टीम के अंदर। जी, देखते हो जी। क्योंकि देखिए रिज़वान और बाबर आपके बिल्कुल एक ही डायमेंशन के प्लेयर हैं, ऑल्दो बहुत अच्छा खेलते हैं। स्ट्राइक रेट भी अच्छा अभी जो है नेशनल टी20 में भी आप स्टैट्स दिखा रहे थे तो बाबर आज़म का 154 है और शोएब मकसूद का 149 है, जो कि हम हुँ, कहते हैं शोएब मकसूद हिटिंग करेंगे पर उनका हुँ। वो चाहे पर कभी-कभी प्रेशर आ जाता है पर बाबर कैरी करते हैं टीम को, ठीक है? उनके ऊपर टीम डिपेंड करती है और ऐसे रिज़वान भी है हमारे पास। तो सही है। शर्जील को आप नंबर 1 खिला सकते हैं, नंबर 2 बाबर एंड देन रिज़वान, आप ऐसे जा हुँ, सकते हैं। सही। चलिए बड़ी अच्छी, बड़ी हेल्दी एंड बड़ी फ्रूटफुल आपसे डिस्कशन रही। आगे हम जिन एजेंडास पे आपसे फर्दर डिस्कस करेंगे अगले सेशंस में, उसमें हमने देखा हमारे आउटगोइंग चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनका जो मैं उसको टाइमली डिपार्चर तो नहीं कहूँगा, थोड़ा-सा अनफॉर्च्यूनेट था। मेरी तो विश थी अनफॉर्चुनेट कि वो बिल्कुल। अपना टेन्योर पूरा करते और उसके बाद उनके फ्यूचर पे डिसीजन होता। वर्ल्ड टी20 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की टीम में और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में जो ड्रास्टिक चेंजेस आ रही हैं, ये शायद टीम की परफॉर्मेंस को मुझे नहीं पता कि किस हद तक अफेक्ट करेगा, लेकिन एक और आपके स्टेबिलिटी। आपको ये याद रखना पड़ेगा, सॉरी मैंने आपको काटा, कि आपके कोच भी आपके साथ नहीं है, वो आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं अभी फिलहाल, मैथ्यू हेडन। वो हाँ, आपको सिर्फ लेकिन उनके बारे वर्ल्ड में कप के मैंने अंदर सुना जॉइन है, करेंगे। उनके बारे में मैंने सुना है कि वो वर्ल्ड कप में हमें जॉइन कर लेंगे, लेकिन जो हमारे बॉलिंग कंसल्टेंट है वो हमें जल्दी जॉइन कर लेंगे, वर्नॉन फिलांडर। ओके, तो आगे हम इन पे अपनी कोचिंग पे वसीम खान के एग्जिट के ऊपर और फिर इसके अलावा और भी इश्यूज पे नेशनल टी20 के जो अभी तक परफॉर्मेंसेज रही हैं, कौन सी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, कौन से बॉलर्स ने, कौन से बैट्समैन ने अच्छा परफॉर्म किया है, इन सब चीजों पे भी बात करेंगे। तो ये तो आज हमारा इनॉग्रल एक सेशन था, जो हमें हमने प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन किया स्क्वाड सिलेक्शन के ऊपर और उसके अलावा हमने थोड़ा सा टच किया अपनी जो रिजर्व प्लेयर्स के भी ऊपर बात की और प्लेइंग 11 के ऊपर भी बात की। तो फर्दर हम इसमें और भी गेस्ट्स को इन्वॉल्व करेंगे और भी लोगों से भी बात करेंगे और ये है कि बिल्कुल। लोकल क्रिकेट के स्ट्रक्चर के भी ऊपर बात करेंगे, जितना हमें पता है, जितना हम देख रहे हैं और टेप टेप बॉल क्रिकेट को भी हम देख रहे हैं, तो काफी है कि हमारे व्यूअर्स को इंसाइट मिलेगी पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर। हमारी कोशिश यही होगी कि अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट को भी डिस्कस करें, वर्ल्ड क्रिकेट को भी डिस्कस करें, तो उसका पर्पस ये हो कि उससे उनके पॉजिटिव्स दिखाए जाएं और अगर हमने उनके कुछ नेगेटिव्स भी हैं जिसमें हम काम अच्छा कर रहे हो तो वो भी हम उस पर भी लाइट शेड करें। तो at the end of the day, purpose is to basically follow Pakistan cricket and talk about its betterment and कैसे as a sport पाकिस्तानी इस पे यूनाइट हो रहे हैं, जिस तरह मैं और आप अभी एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइटेड हैं। तो इंशाल्लाह इस पे काफी मजा आएगा हमें इस चैनल के ऊपर और उसका पर्पस भी इंशाल्लाह। मेजरली है और आईसीसी वर्ल्ड 20 इट इज रोड टू आईसीसी वर्ल्ड टी20 और वो उस टूर्नामेंट के दौरान तो हम ऑब्वियसली ज्यादा प्रोएक्टिवली मैचेस को और प्लेयर्स को और टीम्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो थैंक यू शरोज, आपका बिल्कुल। कि आपने टाइम दिया और अपनी वैल्यूएबल इनसाइट शेयर की।